नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। हाल ही में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय पत्तन विधेयक 2020 का प्रारूप जारी किया है। ये विधेयक भारत में पत्तनों को प्रभावी ढंग से विनियमित और नियंत्रित करेगा। साथ ही पत्तनों की ढांचागत प्रगति और सतत विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 को प्रतिस्थापित करेगा। आइए अब इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। राज्य समुद्री बोर्डों और अनुसूचित पत्तनों का विनियमन केंद्रीय समुद्री पत्तन विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इसका लक्ष्य एक बेहतर और व्यापक विनियामक ढांचे के निर्माण के माध्यम से भारतीय समुद्री और पत्तन क्षेत्र में अधिक निवेश सुनिश्चित करना है। इससे नए पत्तनों के निर्माण और मौजूदा पत्तनों के प्रबंधन में सहायता प्राप्त होगी। इस विधेयक के अंतर्गत पवन क्षेत्र में किसी भी गैर प्रतिस्पर्धी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए समुद्री पत्तन अधिकरण और समुद्री पत्तन अपीलीय अधिकरण का गठन किया जाएगा। तटीय राज्यों और समुद्री पत्तन अपीलीय अधिकरण के परामर्श से पत्तनों के सतत विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय पत्तन नीति तैयार की जाएगी। समुद्री पत्तन अपीलीय अधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पत्तन नीति के अनुसार एक राष्ट्रीय पत्तन योजना निर्मित की जाएगी। विधेयक में उन सभी नवीनतम सम्मेलनों और प्रोटोकॉल्स को शामिल किया जाएगा जिनका भारत एक पक्षकार देश है। ये सम्मेलन और प्रोटोकॉल्स पत्तनों की सुरक्षा, संरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, प्रदर्शन मानकों और स्थिरता को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेंगे। इसके अलावा हाल ही में मंत्रालय ने भारतीय पोत परिवहन उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2020 और तटीय नौवहन विधेयक 2020 के प्रारूप भी जारी किए हैं। भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को पुनर्संरचित करने के लिए लैंसेट नागरिक आयोग का गठन किया गया है। ये 10 वर्षों के दौरान भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने के लिए नागरिकों का स्वास्थ्य विवरण तैयार करने के लिए क्षेत्रकों के बीच आरंभ की गई एक पहल है। इस आयोग के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत ये है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में संरचनात्मक परिवर्तन केवल स्वास्थ्य देखभाल में सम्मिलित विभिन्न क्षेत्रों के साथ परामर्श और भागीदारी के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ये एक नागरिक के मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य की आकांक्षा की व्यवहारिक प्राप्ति की मांग को भी प्रेरित करेगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है कि सभी लोगों को वित्तीय कठिनाइयों के बिना और उनकी आवश्यकता के अनुरूप उन्हें जब और जहां आवश्यकता हो उनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसमें स्वास्थ्य संवर्धन, रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और उपशामक उपचार देखभाल को भी शामिल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करने में भारत के समक्ष कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे सार्वजनिक व्यय में कमी, रोग का उच्च प्रसार, लैंगिक समानता के मुद्दे, अनियमित और खंडित स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली, इसके साथ ही पर्याप्त कुशल मानव संसाधन की अनुपलब्धता आदि मुद्दे भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा अनुशंसित आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना में 2 अंतर संबंधित घटकों को शामिल किया गया है। इसमें पहला घटक है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र यानी HWCs। इनकी स्थापना रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए की जाएगी। आपको बता दें कि मौजूदा उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को परिवर्तित करके 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर द्वितीयक और तृतीयक देखभाल सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। विश्व में मृत्यु के शीर्ष 10 कारणों में से 7 गैर संचारी रोग से संबंधित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर होने वाली 74% मृत्यु के लिए गैर संचारी रोग उत्तरदायी थे। इसके अलावा रिपोर्ट में अन्य निष्कर्ष भी हैं, जैसे पिछले 20 वर्षों से हृदय रोग विश्व भर में मृत्यु का प्रमुख कारण रहा है। हालांकि वैश्विक स्तर पर संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु में गिरावट हुई है और वे निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों में एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। वर्ष 2000 में लगभग 67 वर्ष की तुलना में वर्ष 2019 में 73 वर्ष से अधिक की जीवन प्रत्याशा के विश्व स्तर पर दिव्यांगता में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विश्व स्तर पर दिव्यांगता में वृद्धि हो रही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को दीर्घावधि के चिरस्थायी रोगों के रूप में भी जाना जाता है। ये आनुवांशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और व्यवहार संबंधी कारकों के संयोजन का परिणाम होते हैं।
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के प्रमुख प्रकार हैं हृदय संबंधी रोग जैसे हृदयाघात, कैंसर, चिरस्थायी श्वसन रोग जैसे दीर्घ स्थायी प्रतिरोधी पल्मोनरी रोग, फेफड़ों संबंधी और अस्थमा आदि, और मधुमेह। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए शारीरिक निष्क्रियता, अस्वास्थ्यकर आहार जैसे फल, सब्जियों और मोटे अनाज की कम मात्रा और नमक तथा वसा को उच्च मात्रा में लेना, तंबाकू का उपयोग, शराब का हानिकारक उपयोग मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अगली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 3D मुद्रण नीति की योजना बना रहा है। ये नीति 3D मुद्रण और योज्य विनिर्माण के डिजाइन, विकास और उपयोग के लिए अनुकूल परिवेश विकसित करने में सहायता करेगी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वैश्विक स्तर पर 3D मुद्रण और योज्य विनिर्माण का बाजार वर्ष 2024 तक $34.8 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। ये नीति एक औद्योगिक पैमाने पर 3D मुद्रण को बढ़ावा देगी और घरेलू कंपनियों को तकनीकी और आर्थिक बाधाओं का निवारण करने में मदद करेगी। इससे ये कंपनियां अमेरिका और चीन जैसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों के लिए सहायक और अनुषंगी सुविधाओं का निर्माण कर सकेगी। आइए अब 3D मुद्रण के तकनीकी पक्षों को भी जानते हैं। 3D मुद्रण में वस्तुओं के प्रोटोटाइप और क्रियाशील प्रतिरूपों के सृजन के लिए कंप्यूटर सहायक डिजाइनिंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्लास्टिक, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक, धातु, फाइबर और मृत्तिका जैसे पदार्थों की क्रमिक परतों का निर्माण किया जाता है। सॉफ्टवेयर की सहायता से मुद्रित किए जाने वाला प्रतिरूप सबसे पहले कंप्यूटर द्वारा विकसित किया जाता है। इसके बाद ये 3D प्रिंटर को निर्देश देता है। 3D मुद्रण पारंपरिक विनिर्माण के विपरीत है। इसमें एक मिलिंग मशीन से धातु या प्लास्टिक के टुकड़े को खोखला किया जाता है। ऐसे उत्पादों के लिए कई अनुप्रयोग क्षेत्र हैं, जैसे चिकित्सा और संबद्ध क्षेत्र, ऑटो और सहायक ऑटो और मोटर स्पेयर पार्ट्स व्यवसाय, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स आदि। भारत और उज्बेकिस्तान ने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 9 समझौते किए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, सामुदायिक विकास परियोजनाओं और वस्तुओं की आवाजाही की जानकारी साझा करने सहित कई क्षेत्रों से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। मध्य एशिया क्षेत्र में भारत के हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उज्बेकिस्तान एक महत्वपूर्ण देश है। भारत के लिए मध्य एशिया क्षेत्र का काफी महत्व है। संपर्क के तौर पर यदि इसका महत्व देखा जाए तो मध्य एशिया क्षेत्र यूरेशियन महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। इस तरह ये भारत को यूरोप से संपर्क स्थापित करने में सहायता करता है। आर्थिक अवसरों की दृष्टि से देखें तो मध्य एशिया क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का एक विशाल उपभोक्ता बाजार है, जिनकी भारत द्वारा आपूर्ति की जा सकती है। इसके अलावा मध्य एशिया क्षेत्र लौह अयस्क, कोयला, तेल, गैस, स्वर्ण, सीसा, जस्ता, मोलिब्डेनम, यूरेनियम आदि से समृद्ध क्षेत्र है, जो निवेश के लिए अत्यधिक अवसर प्रदान करता है। वहीं ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से मध्य एशिया का महत्वपूर्ण योगदान है। मध्य एशिया क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रचुर संसाधन उपलब्ध हैं। ये भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में इस क्षेत्र का बहुत योगदान है। इस क्षेत्र में अस्थिरता भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ भारत की विदेशी परियोजनाओं जैसे तापी पाइपलाइन को प्रभावित कर सकती है। हालांकि वर्तमान में मध्य एशिया क्षेत्र के साथ कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे चीन का बढ़ता प्रभाव और पहुंच का अभाव, क्योंकि भारत की सीमाएं मध्य एशिया क्षेत्र के साथ संलग्न नहीं है। इसके अलावा इस क्षेत्र की घरेलू चुनौतियां जैसे कि धार्मिक उग्रवाद, अधिनायकवादी शासन, आतंकवाद आदि भी समस्याओं में वृद्धि करता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। एशिया प्रशांत वैक्सीन पहुंच सुविधा एपीवैक्स, ये एशियाई विकास बैंक द्वारा आरंभ की गई $9 बिलियन की एक पहल है। ये पहल अपने विकासशील सदस्य देशों को कोविड-19 टीकों की खरीद और वितरण में मदद करेगी। इस सुविधा पहल के अंतर्गत शीत श्रृंखला भंडारण और परिवहन, वाहन सुविधा, वितरण अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाएं भी शामिल हैं। एपीवैक्स के 2 घटक होंगे: महत्वपूर्ण टीका निदान, टीकों की खरीद और टीकों के परिवहन के लिए तीव्र प्रतिक्रिया घटक यानी रैपिड रिस्पॉन्स कंपोनेंट, और दूसरा है क्षमता निर्माण से संबंधित निवेशों के साथ साथ सफल वितरण, आपूर्ति और टीकों के प्रशासन की दिशा में प्रणालीगत निवेश के लिए परियोजना निवेश घटक। प्रतास द्वीप को दक्षिणी चीन सागर में एक नए विवादास्पद बिंदु के रूप में देखा जा रहा है। इसे डोंगशा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये द्वीप ताइवान के अधिकार क्षेत्र में दक्षिणी चीन सागर के उत्तरी भाग में स्थित है।
हाल ही में विशेषज्ञों द्वारा प्रतास द्वीप पर नियंत्रण के लिए एक संभावित चीनी हमले को लेकर अत्यधिक चिंता प्रकट की गई है। यदि चीन द्वारा प्रतास द्वीप पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है, तो इस द्वीप का संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के जहाजों एवं विमानों को प्रशांत महासागर से दक्षिणी चीन सागर में प्रवेश करने के दौरान निगरानी के लिए उपयोग किया जा सकता है। शहतूत बांध। भारत द्वारा अफगानिस्तान में काबुल नदी की सहायक मैदान नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किया जाएगा। इस बांध के कई लाभ होंगे, जैसे ये सिंचाई की सुविधा और काबुल शहर में लगभग 2 मिलियन लोगों को पेयजल की आपूर्ति प्रदान करेगा। साथ ही काबुल और उसके आसपास के क्षेत्रों में पेयजल के लिए प्रयुक्त भौमजल के पुनर्भरण में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पीएम स्वनिधि। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया गया है। रूपरेखा में शामिल आंकड़ों के आधार पर विभिन्न लाभार्थियों के समग्र सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए केंद्रीय योजनाओं के लाभों को उन तक विस्तारित किया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स या पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका को पुनः प्रारंभ करने में सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को आजीविका को दोबारा स्थापित करने के लिए 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाएगा। युवा गणितज्ञों को रामानुजन पुरस्कार। ब्राजील की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को बीजगणितीय ज्यामिति यानी एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में उनके विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2020 का ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉक्टर कैरोलिना ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम गैर भारतीय हैं। ये पुरस्कार वर्ष 2005 से दिया जा रहा है। ये पुरस्कार विकासशील देशों के 45 वर्ष से कम आयु के महिला या पुरुष शोधकर्ताओं को गणित के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई है। श्रीनिवास रामानुजन भारतीय गणितज्ञ थे। उन्होंने एलिप्टिक फंक्शंस, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, इनफिनाइट सीरीज और एनालिटिकल थ्योरी ऑफ नंबर्स में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। भारत का स्वदेशी mRNA टीका। भारत के स्वदेशी mRNA टीके को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा प्रथम या द्वितीय चरण के चिकित्सीय परीक्षण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये टीका पुणे स्थित कंपनी जेनोवा द्वारा विकसित किया गया है। mRNA टीका वायरस के संश्लेषित RNA के माध्यम से शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए आणविक निर्देशों का उपयोग करता है। होस्ट बॉडी इसका उपयोग अभिनिर्धारित वायरल प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए करता है। ये प्रोटीन शरीर को रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रक्रिया को बनाए रखने में सक्षम बना देता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।